पांचाल जीके जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन पांचाल और आपका पांचाल जीके जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। हमने पिछली क्लास में बात की थी बप्पा रावल के बारे में। हमने पिछली क्लास में बात की थी अल्लाटी आलू रावल के बारे में। हमने आहटपुर अभिलेख देखा था और सारनेश्वर प्रशस्ति के बारे में जाना था। तो हमने आहटपुर अभिलेख देखा था, उस टाइम पे हमने भूताला के युद्ध की बात की थी। भूताला के युद्ध की भूताला के युद्ध के बारे में हमने जाना था। कुछ तथ्य बाकी है अभी और भी चीजें भूताला के युद्ध में। तो हम देखते हैं भूताला के युद्ध के जयद्रथ सिंह की बात की थी हमने, इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह की बात की थी। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि जयद्रथ सिंह कौन था, जयद्रथ सिंह किसका वंशज था, क्या था क्या नहीं था। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि अल्लाटी आलू रावल के बाद में कौन शासक हुआ, रण सिंह शासक हुआ। कौन हुआ? रण सिंह शासक हुआ। और रण सिंह के दो पुत्र थे। रण सिंह के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। एक का नाम था सेम सिंह और दूसरे का था राहब। राहब को कोई बड़ी जागीर दी गई थी। इसने सिसोदा ग्राम बचाया था, सिसोदा गांव बचाया था। राहब ने कौन सा गांव बचाया? सिसोदा गांव बचाया था। और सेम सिंह के दो पुत्र हुए, सामंत सिंह और कुमार सिंह। एक कीर्तिपाल नाम का शासक आता है, नाडोल पाली का। क्या का? नाडोल पाली। कीर्तिपाल चौहान कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया सामंत सिंह पर। किस पर आक्रमण किया? कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पर आक्रमण किया। और इसमें कौन जीता? कीर्तिपाल चौहान जीता और सामंत सिंह की हार हुई। आक्रमण। उसके बाद कुमार सिंह ने सेना जुटाई और कुमार सिंह ने आक्रमण किया, नाडोल पाली पर आक्रमण किया। किसने किया? कुमार सिंह ने। और कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को पराजित किया और इसको नाडोल पाली से भगा दिया। किसने भगाया? कुमार सिंह ने। कुमार सिंह जीता। और कुमार सिंह का एक वंशज था जयद्रथ सिंह। कुमार सिंह का वंशज कौन था? जयद्रथ सिंह। देखो इसको, कुमार सिंह का वंशज था जयद्रथ सिंह। रण सिंह का पुत्र था सेम सिंह और राब ने सिसोदा गांव बसाया। जयद्रथ सिंह को यहाँ का राजा उत्तराधिकारी घोषित किया गया। इसके दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह को कीर्तिपाल चौहान ने हरा दिया था, पराजित कर दिया था। उसके भाई कुमार सिंह ने सेना जुटाई और वापस आक्रमण किया नाडोल पाली पर। कीर्तिपाल चौहान को वहां से भगाया और नाडोल पाली को अपने अधिकार में कर लिया था। और फिर कुमार सिंह ही यहाँ का शासक बना था। फिर कुमार सिंह का वंशज हुआ जयद्रथ सिंह के काल से हमें सन वगैरह की सबकी जानकारी मिलना प्रारंभ हो जाती है। इसके बारे में हम देखते हैं। जयद्रथ सिंह के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। भूताला के युद्ध की पहले भी बात की थी हमने और फिर भूताला के युद्ध की दोबारा बात कर लेते हैं। एक बार कुछ चीजें हमने जान ली थी, अगली क्लास में टाइम खत्म हो गया था, तो इस क्लास में हम भूताला के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो भूताला युद्ध के बारे में देख लेते हैं हम। जयद्रथ सिंह जीता और ये हारा। उसके बाद गुजरात की एक रियासत आती है, धौल का रियासत। धौल का रियासत का राजा था वीरधवल के दो मंत्री थे, वस्तुपाल। एक तो वस्तुपाल आता है और तेजपाल। वस्तुपाल और तेजपाल। इनका चेला था
वस्तुपाल और तेजपाल का जयसिंह सूरी, जयसिंह सूरी, जयसिंह सूरी था इनका चेला। इन्होंने रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए थे, वस्तुपाल तेजपाल में। नाम ध्यान होगा आपको। तो इसकी पुस्तक आती है हमीर मधमर्दन, हमीर मधमर्दन, इसकी पुस्तक आती है हमीर मधमर्दन। इसमें लिखा हुआ है कि जब इल्तुतमिश और इनके बीच में युद्ध हो रहा था तो इल्तुतमिश जीत रहा था, लेकिन किसी ने आके अफवाह फैला दी कि गुजरात से जयद्रथ सिंह की सहायता करने के लिए कौन आ रहा है, वीर धवल आ रहा है। इन दोनों का चेला था और इन्होंने बोला, एक मंदिर का पुजारी था गुजरात में, धोलका रियासत में, तो इन दोनों ने बोला इससे कि तू एक पुस्तक लिख हमारे राजा के बारे में और हमारे राजा की तारीफ करना उसमें। तो उसने एक पुस्तक लिखी थी हमीर मधमर्दन। हमीर यानी अमीर मधमर्दन, हमीर यानी अमीर, अमीर, मद यानी घमंड, घमंड, और मर्दन यानी तोड़ना, तोड़ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जयद्रथ सिंह ने, अमीर कौन था, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक था, अमीर हुआ, तो अमीर का घमंड तोड़ा था किसने, जयद्रथ सिंह ने। अमीर का घमंड किसने तोड़ा था, जयद्रथ सिंह ने। तो ये क्या लिखता है अपनी पुस्तक में कि इल्तुतमिश युद्ध जीत रहा था, लेकिन क्या हुआ, किसी ने अफवाह फैला दी जाके कि वीर धवल आ रहा है। कौन आ रहा है, वीर धवल आ रहा है। तो इल्तुतमिश की सेना भाग खड़ी हुई, लेकिन हमें उसके बाद एक चीरवा का अभिलेख मिलता है। चीरवा के अभिलेख में लिखा हुआ है कि युद्ध में वीर धवल तो आया ही नहीं था, जयद्रथ सिंह ने खुद युद्ध जीता था। देखो चीरवा के अभिलेख में, चीरवा के अभिलेख में, चीरवा के अभिलेख में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि वीर धवल आया ही नहीं था, नहीं था। जयद्रथ सिंह ने युद्ध स्वयं ने जीता था, आगे हम देखते हैं जयद्रथ सिंह के बाद में अगला शासक आता है अपने तेज सिंह। जयद्रथ सिंह के बाद में अगला शासक कौन आएगा, तेज सिंह, मेवाड़ का शासक तेज सिंह। जयद्रथ सिंह ने अपनी नई राजधानी किसको बना लिया था, चित्तौड़ को बना लिया था। सारी बातें हमने पहले पढ़ी ली थी। उसके बाद आता है अपने तेज सिंह। ये सारे रावल सागा के शासक आते हैं। तेज सिंह, जयद्रथ सिंह का सन हमने देख लिया था। उसके बाद हम देखते हैं तेज सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तेज सिंह का सन माना जाता है 1253 से 1273 ईस्वी। 1253 से 1273 ईस्वी। 1253 से 1273 ईस्वी की हम बात करते हैं। तेज सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण लिखा गया। तेज सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी
चित्रित किया गया, चित्रित किया गया, किया गया। कब किया गया था? 1260 में, 1260 में। कहाँ किया गया था? आड़ में, आड़ में। किसके द्वारा किया गया था? तेज सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ने चित्रित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आड़ नामक स्थान पर आड़ नामक स्थान पर आचार्य कमलचंद्र द्वारा, कमलचंद्र द्वारा चित्रित किया गया था, किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कमलचंद्र के द्वारा चित्रित किया गया था। तेज सिंह के समय, तेज सिंह की उपाधि लिखो आप। उपाधि क्या क्या उपाधि है इसकी? उपाधि उमापति वारलब्ध, उमापति वारलब्ध क्या थी? उमापति वारलब्ध। और परम भट्टारक महाराजाधिराज, परम भट्टारक महाराजाधिराज, राजा उमापति वारलब्ध परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि थी तेज सिंह को। तेज सिंह की रानी का नाम क्या था? जेतलदे, रानी जेतलदे, रानी का नाम जेतलदे था। क्या नाम था रानी का नाम? जेतलदे। देखो तेज सिंह की रानी का नाम जेतलदे था। इसके बाद लिखेंगे जेतलदे के द्वारा चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया गया। श्याम पार्श्वनाथ, चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया गया। श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया गया, निर्माण करवाया गया। देखो एक चीज और लिख लो, इस ग्रंथ का संबंध, इस ग्रंथ का संबंध जैन धर्म से था। किसका संबंध था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ने का संबंध जैन धर्म से था। तेज सिंह के बाद अगला शासक आता है अपने रावल समर सिंह। रावल समर सिंह के बारे में देखते हैं। इसके मंत्री का नाम निम्बा था। मंत्री का नाम क्या था? निम्बा। समर सिंह के मंत्री का नाम निम्बा था, निम्बा। और इसके समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1205 ईस्वी में हुई थी और 1205 से 1205 से 1290 ईस्वी तक, 1205 से 90 ईस्वी तक गुलाम
गुलाम वंश। और 1290 से खिलजी वंश आ जाता है, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तो 1273 ईस्वी की बात हो रही है 1301 तक की। तो इस समय या तो गुलाम वंश का शासक आएगा या फिर खिलजी वंश का। लेकिन हम बात करेंगे 1299 की, 1299 की। 1299 के समय दिल्ली सल्तनत का शासक 1296 तक तो जलालुद्दीन खिलजी रहा, और 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं अपन। अलाउद्दीन खिलजी इसका समय क्या मानते हैं अपन? 1296 से 1316 तक, 1296 से 1316 तक इसका समय है। तो हम बात करते हैं 1299 की। 1299 में क्या होता है? गुजरात में एक स्थान पड़ता है, गुजरात। एक स्थान गुजरात में एक शासक था कर्ण वघेला। इसका मंत्री था माधव। राजा की और मंत्री की अनबन हो गई, और ये माधव कहाँ चला गया? एके के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास, और इसको जाकर के बोला कि आप आक्रमण करो कहाँ पर? गुजरात पर। तो अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति वाला शासक था, तो इसने अपने 2 सेनापति नियुक्त किए, उलूग खां और नुसरत खां। 2 सेनापति नियुक्त किए और सेना लेकर के भेज दिए। लेकिन ये जा रहे थे उस टाइम, तो इनको क्या है, चित्तौड़ में होके निकलना था। जब गुजरात जाएंगे राजस्थान बॉर्डर पे होके निकलेंगे, तो चित्तौड़ होके गुजर रही थी सेना। तो ये जो निम्बा को पता चला कि कोई मुस्लिम सेना जा रही है अपने यहाँ पे होके, तो सेना से जाने का इन्होंने क्या किया? रावल समर सिंह ने अलाउद्दीन की गुजरात जा रही सेना से क्या ले लिया? टैक्स लिया। टैक्स लिया, सेना को रोक लिया और सेना से टैक्स लिया। तो हम लिखेंगे आगे बात। हम लिखते हैं कि समर सिंह ने गुजरात जा रही अलाउद्दीन की सेना से, अलाउद्दीन की सेना से अलाउद्दीन की सेना से टैक्स वसूल किया, जो आगे जाकर के चित्तौड़ पर एक आक्रमण का कारण बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं समर सिंह की कुछ और बातें। रावल समर सिंह के 2 पुत्र थे। समर सिंह इनके 2 पुत्र थे। एक था रावल रतन सिंह, दूसरा था कुंभ सिंह या कुंभकर्ण। कौन था कुंभ सिंह या कुंभकर्ण? ये कहाँ चला गया? नेपाल चला गया। मैंने लिखाया था कि गोइलों की 24 शाखाएं हुई है, जिसमें से नेपाल में भी एक शाखा बताई थी मैंने आपको।
ये कुंभ सिंह या कुंभकर्ण ही गया था नेपाल में। उसके बाद कौन हुआ? रावल रतन सिंह समर सिंह का उत्तराधिकारी बना। समर सिंह के बाद समर सिंह का उत्तराधिकारी रतन सिंह बना। रतन सिंह बना। तो हमने बप्पा रावल पढ़ लिया, हमने अल्लट यादव रावल पढ़ लिया। बप्पा रावल के बाद पढ़ा हमने भरत भट्ट द्वितीय के बाद हमने अल्लट यादव रावल पढ़ा। अल्लट यादव रावल के बाद हमने रण सिंह पढ़ा। रण सिंह के दो पुत्र थे, सेम सिंह और राव। और सेम सिंह के दो, राव ने सिसोदा गांव बसाया। सेम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह को कीर्तिपाल चौहान ने पराजित कर दिया, कुमार सिंह ने कीर्तिपाल चौहान को पराजित कर दिया। कुमार सिंह का वंशज था जेत सिंह मेवाड़ का शासक बना। जेत सिंह ने भूताला का युद्ध लड़ा, इल्तुतमिश को पराजित किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जेत सिंह के बाद तेज सिंह शासक बना। तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण शुद्ध चूर्णी नामक ग्रंथ लिखा गया। उसकी रानी जेतलदे ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद तेज सिंह के बाद हमने शासक पढ़ा। तेज सिंह के बाद हमने पढ़ा रावल समर सिंह। रावल समर सिंह के बाद हम पढ़े। तो अब हम बात करते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। इसका समय माना जाता है 1302 से 1303। इसके पहले हमने समर सिंह पढ़ा था। रावल रतन सिंह के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। इसकी पत्नी कौन थी? इसका विवाह किसके साथ हुआ था? किसके साथ? पद्मिनी। पद्मिनी के साथ विवाह था। पद्मिनी कौन थी? शियलदीप की राजकुमारी थी। कहाँ की थी राजकुमारी? शियलदीप की। इसके पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। और इसकी माता का नाम, पिता हो गया माता चंपावती। कौन होगी माता? चंपावती। पिता का नाम हो गया गंधर्व सेन, माता का नाम हो गया चंपावती। और इसके भाई का नाम था, भाई और चाचा का नाम था गोरा और बादल। चाचा का नाम गोरा और इसके भाई का नाम क्या था? बादल। भाई का नाम बादल। ये चीजें लिखो। फिर पिता का नाम गंधर्व सेन था, माता का नाम चंपावती, चाचा का नाम गोरा और भाई का नाम बादल। चाचा का नाम था गोरा। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिंगल द्वीप श्रीलंका में पड़ता है, वर्तमान में श्रीलंका। ये कहानी तो सुनी रखी होगी आपने, हीरामन तोता आया और रावल रतन सिंह को उसकी सुंदरता के बारे में बखान किया। फिर रावल रतन सिंह वहां गया और वहां जोगी बन के रहा, 12 वर्षों तक वहीं भटकता रहा। उसके बाद फिर पद्मिनी से विवाह हुआ। किससे विवाह हुआ? पद्मिनी से। इसके बाद हम देखते हैं कि चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था रावल रतन सिंह के समय? सबको पता होगा 1303 में, 1303 का चित्तौड़ का युद्ध। ये लिख लो आप इसके बारे में। चित्तौड़ पर एक आक्रमण। अलाउद्दीन के लिए क्या लिखेंगे हम? एक चित्तौड़ का युद्ध 1303 किस के बीच हुआ था? दिल्ली का सुल्तान कौन था? और इधर रावल रतन सिंह।
सबसे पहले कोई भी युद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या जानते हैं? युद्ध के कारण। युद्ध के कारण क्या कारण रहे, हम युद्ध के इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक कारण तो सब में आता है कि साम्राज्यवादी नीति वाला शासक होगा तभी तो आक्रमण करेगा दूसरे जगह को जीतने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। पहला कारण आता है। और अलाउद्दीन खिलजी थे साम्राज्यवादी नीति वाला शासक था। इसने तो दक्षिण भारत तक जाकर के आक्रमण किए थे, वहां तक अधिकार किया था। तो एक ही साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति। दूसरा हम पढ़ेंगे चित्तौड़ दुर्ग का आर्थिक एवं सामरिक महत्व। चित्तौड़ दुर्ग का आर्थिक एवं सामरिक महत्व। आर्थिक एवं सामरिक महत्व। तो आर्थिक सामरिक महत्व कैसे था? एक तो चित्तौड़ दुर्ग पहाड़, सामरिक महत्व देखेंगे हम कि चित्तौड़ दुर्ग पहाड़ी पर स्थित था और चारों ओर पहाड़ी पर परकोटा है, बढ़िया दीवार बनी हुई है, तो सुरक्षित दुर्ग माना जाता है चित्तौड़ को। क्या माना जाता है? सुरक्षित दुर्ग। सुरक्षित दुर्ग। कोई भी आसानी से इस दुर्ग पर आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि पहाड़ी पर बना हुआ है ऊपर, और कोई भी आएगा तो नीचे से आएगा। और पहले क्या चलते थे? पहले तीर कमान से युद्ध हुआ करते थे, तलवारों से युद्ध हुआ करते थे, तो सेना आएगी तो ऊपर से ही मार दिया करते थे ये चित्तौड़ वाले। तो चित्तौड़ दुर्ग सुरक्षित दुर्गों में माना जाता है। ये गिरी दुर्ग था, गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग। और आर्थिक महत्व, चित्तौड़ दुर्ग का आर्थिक महत्व ये था कि इस समय चित्तौड़ के अंतर्गत मालवा का क्षेत्र भी आता था, मेवाड़ के अंतर्गत मालवा का क्षेत्र आता था। और मालवा का क्षेत्र बहुत ही मतलब पानी की कोई कमी नहीं है, इधर हरा भरा क्षेत्र है, फसल वगैरह बढ़िया होती है। तो अगर जहां से फसल अच्छी होगी तो रेवेन्यू भी अच्छा मिलेगा अपने को, और रेवेन्यू अच्छा मिलेगा तो आदमी की इनकम ज्यादा होगी, और इनकम ज्यादा होगी तो सेना ज्यादा बढ़ाएगा, सेना ज्यादा रखेगा, और सेना ज्यादा रखेगा तो शक्तिशाली रहेगा। क्या रहेगा? शक्तिशाली रहेगा। रहेगा ये शक्तिशाली। सेना का विस्तार कैसे करेगा? पैसा होगा जब तो सेना का विस्तार करेगा आदमी। तो आर्थिक महत्व में चित्तौड़ दुर्ग इतना बड़ा था कि वहां पर कुंड, बावड़िया, पानी की संपूर्ण व्यवस्था थी। अगर किसी का आक्रमण भी हो जाता है तो अपनी जनता को चित्तौड़ ऊपर दुर्ग में बुला ले, और उनके पास स्टोरेज की व्यवस्था भी थी, खाने पीने का सामान, फसल भी ऊपर ही उगा लिया करते थे वह, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो आर्थिक महत्व में हो गया। तो चित्तौड़ दुर्ग का आर्थिक एवं सामरिक महत्व। तीसरा कारण हम पढ़ेंगे इसका कि राघव चेतन वाली कहानी सुनी होगी आपने। तो पंडित था एक राघव चेतन, उसने चित्तौड़ में जादू टोना करने की कोशिश की और उसका पता रावल रतन सेन को लग गया, और रावल रतन सेन ने उसको राज्य से निष्कासित कर दिया कि भग जाए आज और देख मत जाना आज के बाद। तो रावल रतन सेन ने उसको निष्कासित कर दिया। तो कहाँ चला गया राघव चेतन? कहाँ चला गया? एके के पास। राघव चेतन चला गया एके के पास। ये आती है, उसने फिर वहां जाके बताया कि वहां की राजकुमारी, कोई बड़ा कारण नहीं होता कि एक पद्मिनी के लिए उसने कोई आक्रमण किया था। फिल्मों में तो क्या है, रोचकता बढ़ाने के लिए बता दिया जाता है। अपने को उस स्टोरी से कोई मतलब नहीं, उस स्टोरी से फिल्मों वाले से क्वेश्चन आता भी नहीं है। आगे हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से युद्ध के लिए कब रवाना हुआ। और एक कारण और था कि जो समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जा रही थी तो उससे टैक्स वसूल किया था, तो सारे उसका बदला भी तो लेना है ना। तो दिल्ली का कोई बड़ा शासक है और उसकी सेना जा रही है तो उससे टैक्स वसूल किया। चित्तौड़ वालों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तो रवाना कब हुआ है आक्रमण करने के लिए? चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए 26 जनवरी
28 जनवरी 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से रवाना हुआ चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए। चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए रतन सिंह के सेनापति कौन है? गोरा और बादल। सेनापति लिखेंगे हम गोरा और बादल। किसके सेनापति? रावल रतन सिंह के सेनापति थे। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को ये रवाना हुआ वहां से 28 जनवरी को, और चित्तौड़ पर आकर के इसने घेरा डाल दिया। लेकिन 6 महीने तक चित्तौड़ दुर्ग इतना मजबूत दुर्ग कि 6 महीने तक ये चित्तौड़ दुर्ग में अंदर नहीं घुस पाया था। तो जब लास्ट में इनके बीच बार बात होने के बाद भी बात नहीं बनी, तो फिर क्या होगा? आक्रमण होगा। और एक अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी? विशाल सेना थी। तो रावल रतन सिंह को हार साफ दिख रही थी। लेकिन उसके बाद भी इसकी रानी कौन थी? पद्मिनी। तो चित्तौड़ का प्रथम छाका किया गया इनके द्वारा। किसके द्वारा? रावल रतन सिंह द्वारा केसरिया किया गया और पद्मिनी द्वारा जोहर किया गया, अग्नि जोहर। और कब किया गया? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। साका में क्या होता है कि जो भी राजपूत होते हैं, वीर योद्धा होते हैं, ये अपने सर पर केसरिया बांध के जाते हैं और या तो मरेंगे या मारेंगे, यही सोच कर जाते हैं। उसके बाद जोहर पद्मिनी द्वारा जोहर किया गया था। जोहर में अग्नि में प्रवेश हो जाती है और अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करती है नारियां जब युद्ध हार जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि सभी वीर योद्धा केसरिया बना पहनकर युद्ध मैदान में जा रहे थे कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। ना समझ नादान बुज़दिल इनको, अब लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का कोप किसे यहाँ, हम परवाने हैं मौत समा मरने का कोप किसे यहाँ। हे तलवार तुझे झुकना होगा, अब गर्दन ने बगावत कर ली है। हे तलवार तुझे झुकना होगा, अब गर्दन ने बगावत कर ली है। तो देखते हैं हम रावल रतन सिंह और गोरा और बादल के नेतृत्व में जोहर केसरिया किया गया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 रानियों के साथ जोहर किया गया। और अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई इस युद्ध में। तो इस युद्ध के बाद चित्तौड़ दुर्ग पर एक ने अधिकार कर लिया। और अपने बेटे को, इसके बेटे का नाम क्या था? एक के बेटे का नाम खिज्र खां। एक के बेटे का नाम था खिज्र खां। और इसने चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? चित्तौड़ दुर्ग का नाम चेंज करके खिजराबाद अपने बेटे के नाम पर। चित्तौड़ दुर्ग का नाम चेंज किसने किया था? एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के नाम पर रखा खिजराबाद। और चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी किसको सौंपी? खिज्र खां को। और बाद में खिज्र खां ने किसको सौंप दी? मूछाला मालदेव को। मालदेव को सौंप कर कहां चला गया? तो वापस दिल्ली चला गया। मूछाला मालदेव को दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपकर दिल्ली चला गया। मूछाला मालदेव कौन था? ये मूछाला मालदेव जो कानड़ देव सोन कर रहा है, अपन पढ़ेंगे जालौर के इतिहास में। कानड़
कानर देव सोनगरा का भाई था ये। सोनगरा जवान कहाँ के थे? जालोर के। तो मुचला मालदेव को सौंप कर चला गया। फिर मुचला मालदेव ने इस दुर्ग की जिम्मेदारी किसको सौंपी? अपने बेटे जय सिंह को सौंपी। किसको सौंपी? जय सिंह को। मुचला मालदेव ने इस दुर्ग की जिम्मेदारी किसको सौंपी? जय सिंह को सौंपी। और उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, याद करो पहले। हमने जयद्रथ सिंह के पहले एक चीज देखी थी, दोबारा देख लेते हैं उस चीज को। ठीक है, यही देख लेते हैं कि सेम सिंह था जो रण सिंह के दो पुत्र थे। रण सिंह के दो पुत्र कौन थे? सेम सिंह, एक तो सेम सिंह था और एक था राहब। और राहब ने कौन सा गांव बसाया था? सिसोदा गांव। सिसोदा गांव बसाया था। किसने? राहब ने सिसोदा गांव बसाया था। और सिसोदा गांव का अब हम सिसोदिया वंश की शुरुआत करेंगे। यहाँ से सिसोदिया वंश की शुरुआत हो जाती है। तो इस युद्ध में रतन सिंह का साथ दिया था। रतन सिंह का साथ दिया था लक्ष्मण सिंह ने। इसका बेटा था हरि सिंह। किसका? लक्ष्मण सिंह का बेटा कौन था? हरि सिंह। और हरि सिंह का पुत्र था लक्ष्मण सिंह का हरि सिंह का पुत्र था हमीर सिसोदिया। और यहाँ पर कौन? हमीर सिसोदिया था। और यहाँ पर कौन है वर्तमान में? चित्तौड़ में जय सिंह। चित्तौड़ में कौन है वर्तमान में? जय सिंह। तो हम देख लेते हैं इधर। अलाउद्दीन खिलजी तो मर ही गया था। 1316 में डेथ हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो चित्तौड़ में 1326 ईस्वी में कौन है? जय सिंह। और इधर कौन है? हमीर सिसोदिया ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर। और यहाँ से भगाया किसको? जय सिंह को। और चित्तौड़ में मेवाड़ में किसकी स्थापना की? सिसोदिया वंश की स्थापना की। किसने की? हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। रावल वंश खत्म हो गया। अब कौन सा वंश चलेगा? यहाँ पर हमने अभी बात कर ली थी, हमीर सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी 1326 ईस्वी में जय सिंह को हरा करके। और हम अब पढ़ेंगे सिसोदिया वंश के बारे में। सिसोदिया वंश हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। सिसोदिया वंश समझ में आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारी अगली वीडियो देखने के लिए और सबको शेयर करें।